हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में। ब्रेन मेटास्टेसिस को हम ब्रेन मेट्स भी कहते हैं। ब्रेन मेटास्टेसिस तब होता है अगर आपकी बॉडी में कहीं और कैंसर हुआ हो, जैसे कि ब्रेस्ट में, किडनी में, कोलोन में या प्रोस्टेट में। अगर इस प्रकार के आपको कैंसर हुए हों, वो भी मैलिग्नेंट। कैंसर दो तरीके के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब होते हैं कि जो स्प्रेड ना हो, और मैलिग्नेंट मतलब होते हैं जो स्प्रेड हो। तो अगर आपको किसी और बॉडी पार्ट में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है या मैलिग्नेंट कैंसर हुआ है और वो स्प्रेड होके आपके ब्रेन में आ गया है, तब होता है आपको ब्रेन मेटास्टेसिस। ब्रेन मेटास्टेसिस को हम, अगर स्प्रेड होने के बाद अगर ब्रेन मेटास्टेसिस हो रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है और वो स्प्रेड होके ब्रेन में आया है, तो उसे ब्रेन ब्रेस्ट मेटास्टेसिस कहते हैं, ना कि ब्रेन मेटास्टेसिस कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में काफी सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिनसे मिलके हमारा, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं जिनसे मिलके हमारा ब्रेन बना है। तो जिस एरिया में, जिस जगह पे ब्रेन मेटास्टेसिस होगा, उस जगह के, उस एरिया के फंक्शन कम होने लगेंगे या चले जाएंगे। एक या उससे ज्यादा जगह पे ट्यूमर यानी कि एबनॉर्मल मास की ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ पाई गई होगी, और इस कारण से हाथ पैरों में वीकनेस, कभी कभार पैरालिसिस, सुनाई कम देना, ध्यान नहीं लगा पाना, याददाश्त का जाना आदि ऐसी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज हम हमारे ब्रेन मेटास्टेसिस के टॉपिक में बात करेंगे। इसमें आज हम इसके रिस्क फैक्टर, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि ब्रेन मेटास्टेसिस होने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अगर होता है तो इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, साथ ही इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो हमारे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में। रिस्क फैक्टर। ब्रेन मेटास्टेसिस होने के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी तरीके का ऐसा कैंसर जो स्प्रेड होता हो और वो स्प्रेड होके आपके ब्रेन में आए, तो आपको रिस्क है कि आपको स्प्रेड होके, अगर कैंसर ब्रेन में आ रहा है या कैंसर आपको हो गया है, तो आपको रिस्क है कि आपको ब्रेन कैंसर हो सकता है। किसी भी तरीके का कैंसर, पर वो मैलिग्नेंट होना चाहिए। पर कुछ ऐसे कॉमन टाइप के कैंसर होते हैं जो कि ब्रेन मेटास्टेसिस कॉज करते हैं, जिनमें आपका लंग का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, कोलोन का कैंसर, किडनी का कैंसर और
मेलेनोमा यानी कि स्किन का कैंसर शामिल है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये कैंसर आपको पहले हुए हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेन में ये स्प्रेड होके ब्रेन मेटास्टेसिस कॉज कर सकते हैं। ठीक है। लंग कैंसर। लंग कैंसर एक टाइप है कैंसर का जो कि आपके लंग्स में ही शुरू होता है। आपके जो लंग्स दो स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं, दो स्पॉन्जी लंग्स होते हैं जो कि आपके चेस्ट में, छाती में प्रेजेंट रहते हैं, जिनका काम ऑक्सीजन को इनहेल करना है, यानी कि ऑक्सीजन लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है जब आप सांस छोड़ें। ठीक है। तो जो हमारे फेफड़े हैं वो हमारे छाती में प्रेजेंट हैं, चेस्ट में प्रेजेंट हैं। दो होते हैं ये, दोनों तरफ, राइट तरफ और लेफ्ट तरफ। इनका मेन काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। लंग कैंसर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड डेथ की तरफ एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लंग कैंसर के कारण भी ब्रेन मेटास्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को पहले लंग कैंसर हुआ है तो आपको रिस्क है कि आपको ब्रेन मेटास्टेसिस हो सकता है लंग कैंसर के कारण। और लंग कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण होता है स्मोकिंग। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंट स्मोक करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आते हो उनके, तो इन कारणों से लंग कैंसर होते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो या रेडिएशन के एक्सपोजर वाले एरिया में आप काम करते हो या रहते हो, तो इस कारण से लंग कैंसर आपको हो सकता है। और लंग कैंसर स्प्रेड होके ब्रेन मेटास्टेसिस को कॉज कर सकता है। फिर आता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर सेल अगर आपके ब्रेस्ट में फॉर्म होने लगे तो उस कारणों से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर हमेशा विमेन्स में होता है, मेंस में कम देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर को शिकार अक्सर महिलाएं होती हैं, मेंस कम होते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इसमें ब्रेस्ट में लंप पड़ जाते हैं, एक ब्लडी खूनी हल्का सा मिल्की डिस्चार्ज होने लगता है आपके निप्पल से। इनका शेप जो होता है ब्रेस्ट का और निप्पल का जो टेक्सचर होता है, जो शेप होता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। निप्पल
अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं, इसमें से डिस्चार्ज होने लगता है लिक्विड का, गठाने जैसी पड़ने लगती हैं अंडर आर्म्स के पास, ब्रेस्ट के ऊपर, सूजन होने लगती है ब्रेस्ट में। कभी कभार ये सिर्फ कॉर्नर्स में होती है और कभी कभार पूरे ब्रेस्ट पे ही सूजन आ जाती है। स्किन में डिंपल पड़ने लगते हैं, ब्रेस्ट में और निप्पल में दर्द होने लगता है, स्किन में इरिटेशन होने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। अगर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वो रिस्क में होते हैं कि उन्हें ब्रेन मेटास्टेसिस हो सकता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर वीमेंस में ज्यादा होता है, मेंस में कम। तो अगर वीमेंस में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनमें चांसेस रहते हैं कि उन्हें ब्रेन मेटास्टेसिस स्प्रेड होके हो सकता है। फिर आता है कोलोन का कैंसर। कोलोन कैंसर जो है एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में से शुरू होता है। जो कॉलोन होता है वो आखिरी पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, तो जो हमारी बड़ी आंत होती है, ये देखिए, ये हमारी बड़ी आंत होती है। तो जो कॉलोन वाला हिस्सा है ये सबसे आखिरी हिस्सा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद रेक्टम यानी कि गुदा शुरू हो जाता है। तो ये हमारा बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, ये जो कॉलोन वाले हिस्से हैं ये आखिरी पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगर कॉलोन का कैंसर होता है तो वो आपके बड़ी आंत से शुरू होता है। कॉलोन कैंसर जो होता है टिपिकली जो ओल्डर एज के होते हैं, ओल्डर अडल्ट यानी कि 40+, 40 से ऊपर वाले, उनको ज्यादातर होता है। चूंकि ये किसी भी एज में हो सकता है पर ज्यादातर ये अफेक्ट डालता है ओल्डर एडल्ट्स में। स्टार्टिंग में ये जब कैंसर होता है तो बहुत छोटे स्वरूप में होता है, नॉन कैंसरस जैसा होता है, एक क्लम्प बन जाता है जिसे हम पॉलिप्स भी कहते हैं। कॉलोन में अंदर की तरफ में ये पॉलिप्स जो होता है बहुत छोटे से साइज का वहां पे डेवलप हो जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये पॉलिप्स बढ़ता जाता है और कोलोन कैंसर का रूप ले लेता है। तो अगर आपकी हिस्ट्री में आपको कभी कोलोन कैंसर हुआ है, भले ही वो स्मॉल साइज का हो, स्मॉल कॉलन हुआ हो, नॉन कैंसरस क्लम्प तरीके का हुआ हो, तो भी आपको ये रिस्क है कि आपको कैंसर, ब्रेन मेटास्टैटिक ट्यूमर या ब्रेन मैट्स बन सकता है। तो अगर आपको कॉलोन कैंसर हुआ है तो आप रिस्क में हैं कि आपको ब्रेन मेटास्टेसिस या ब्रेन में ट्यूमर स्प्रेड होके बन सकता है।
अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। हमने अभी रिस्क फैक्टर देखे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर के कारण ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, हमारा कोलोन कैंसर था लास्ट। इनके कारण डेवलप्ड होते हैं, रिस्क में होते हैं कि आपको ब्रेन मेटास्टेसिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर आप सस्पेक्टेड हैं कि आपको ब्रेन मेटास्टेसिस, ब्रेन मेट के लिए अगर आप सस्पेक्टेड हैं, तो आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट्स और प्रोसीजर के लिए रिकमेंड करेगा, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि डॉक्टर किस तरीके के प्रोसीजर्स और टेस्ट्स के बारे में आपको रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। इस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है आपकी सोचने की क्षमता को, देखने को भी चेक किया जाता है, विजन को, सुनने को, आपके बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, कि आप स्टैंडिंग में खड़े हैं तो प्रॉपर खड़े हो पा रहे हैं या नहीं, बैलेंस बना के खड़े हो पा रहे हैं या नहीं, एक पैर पे खड़े हो पा रहे हैं तो कैसा बैलेंस बन रहा है, टेंडम स्टैंडिंग कर पा रहे हैं या नहीं, इस तरीके का बैलेंस चेक किया जाता है। कोऑर्डिनेशन देखा जाता है कि आप कोऑर्डिनेशन के साथ मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं। कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए, जैसे जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारा अगर लेफ्ट लेग आगे आता है तो राइट हैंड हमारा आगे आता है, तो ये एक इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट है। इन्हें चेक किया जाता है। आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाता है। आपकी मसल्स में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, इसको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सेस यानी कि जब कभी जैसे हमारी कोहनी हुई, घुटना हुआ या हल्का सा जर्क लगेगा तो वो एकदम से मुड़ते हैं। तो इस तरीके के कुछ रिफ्लेक्सेस बनाए गए हैं जिनका टेस्ट किया जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, और मसल की स्ट्रेंथ का पता किया जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपके विजन को, आपकी हियरिंग को, आपके बैलेंस को, आपके कोऑर्डिनेशन को, आपके स्ट्रेंथ को और रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाएगा। इनमें से किसी एक या उससे ज़्यादा एरियाज में अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो ये एक तरीके का क्लू प्रोवाइड करेगा कि ब्रेन ट्यूमर आपके ब्रेन के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, किस पार्ट में वो ब्रेन ट्यूमर बना हुआ है, किस चीज़ों पे, किन एक्टिविटीज पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ये चीज़ें पता की जाती हैं। इमेजिंग टेस्ट होते हैं। इसमें एमआरआई होता है, यानी कि मैग्नेटिक रीजनेंस इमेजिनिंग, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है और सबसे बेहतर तरीका होता है डायग्नोस करने का ब्रेन मेटास्टेसिस को। इसके लिए वेन में डाई इंजेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद एमआरआई स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इमेजिनिंग टेस्ट में हम एमआरआई करते हैं और
कॉमनली हम इसमें यूज करने के लिए इंजेक्ट करते हैं डाई को। ये डाई इंजेक्ट करते हैं हम वेन के थ्रू और एमआरआई स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोसिस हुआ। इसके बाद डायग्नोसिस में हम बायोप्सी करते हैं, यानी कि कलेक्टिंग एंड टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ एबनॉर्मल टिश्यूज। जहाँ पे जिस जगह पे ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्टेड हुआ है या ट्यूमर सस्पेक्ट हुआ है, वो एक एबनॉर्मल मास बन जाता है वहाँ पे। तो उस एबनॉर्मल मास टिश्यूज का हम सैंपल कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी जो होती है परफॉर्म्ड होती है एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो बायोप्सी का जो परफॉर्म्ड है वो एक एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन होता है, जिसमें हम रिमूव करते हैं ब्रेन ट्यूमर को, वहां से कुछ टिश्यूज को कलेक्ट करते हैं और ये परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें एक निडल की जरूरत रहती है, तो उस निडल को इंसर्ट करके वहां से ब्रेन ट्यूमर के टिश्यूज को कलेक्ट करते हैं। ये जो बायोप्सी होती है इसमें हम सैंपल लेते हैं, फिर उसको हम उस सैंपल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उन सेल्स में देखते हैं कि वो कैंसरस यानी कि मैलिग्नेंट है या नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन है। तो या तो कैंसर होगा तो वो सेल्स या तो मेटास्टेटिक कैंसर होंगे या प्राइमरी ट्यूमर का फॉर्म होगा। प्राइमरी ट्यूमर यानी कि बॉडी में किसी और एरिया पे आपको अगर कैंसर हुआ है तो वो स्प्रेड होके आपको आया है ब्रेन में, तो वो एक प्राइमरी ट्यूमर कहलाएगा। तो हम उन टिश्यू सेल से डिटरमाइन करते हैं कि सेल कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी क्रिटिकल होती है स्टेब्लिश करने के लिए डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के लिए, और गाइड करती है ट्रीटमेंट को। तो बायोप्सी से भी हम पता कर सकते हैं कि कैंसर सेल है या नहीं है, मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, और इसकी मदद से हम ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सिटी स्कैन एमआरआई में जिस एरिया में ट्यूमर आता है वहां निडल इंसर्ट करके वहां कुछ ट्यूमर सेल्स को, अगर मास जैसा स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया है तो उसको कलेक्ट करते हैं और टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं और चेक करते हैं कि कैंसर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है।
अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन मैट्स के ट्रीटमेंट के बारे में कि ब्रेन मैट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो ट्रीटमेंट होता है ब्रेन मेटास्टेसिस का, उसका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है सिम्टम्स को कम करना, ट्यूमर की ग्रोथ को कम करना और लाइफ को एक्सटेंड करना। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट गोल होता है वो ये होता है कि हमें सिम्टम्स कम करने हैं। सबसे पहले ट्यूमर जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को कम करना है और उसकी लाइफ को और बढ़ाना है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो होता है ब्रेन मेटास्टेसिस का, कभी कभार उसमें रिकरेंस भी देखने को मिल जाता है। इसी कारण से डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि नज़दीक से फॉलोअप उसका लेते रहना चाहिए। सिम्टम्स पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से भी फॉलोअप लेते रहना चाहिए। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं ब्रेन मैट्स के, इसमें आपका मेडिकेशन, सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, पूरे ब्रेन का रेडिएशन थेरेपी और कभी कभार कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ब्रेन मैट्स के लिए हम दवाइयों की मदद से यानी कि कीमोथेरेपी की मदद से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर्जरी करके उस ट्यूमर सेल को हम रिमूव भी कर सकते हैं। चूंकि सर्जरी में रिस्क रहता है, इसीलिए ये हमेशा सर्जरी का ऑप्शन जो होता है डिपेंड करता है कि किस टाइप का, किस साइज का, कितने नंबर के ट्यूमर है, किस लोकेशन पे ट्यूमर बना हुआ है। इन चीजों पे भी सर्जरी का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की जाती है, पूरे ब्रेन का रेडिएशन थेरेपी की जाती है या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। कुछ सिचुएशंस में जो ट्रीटमेंट टीम होती है वो ड्रग्स ट्रीटमेंट यानी कि कीमोथेरेपी प्रिफर करती है ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो या स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी हो, ये सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं हमेशा डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का आपका ट्यूमर है, कितने साइज का है वो, कितने नंबर हैं ट्यूमर के, एक है या एक से ज्यादा बना हुआ है, किस किस लोकेशन पे ट्यूमर बने हुए हैं, क्या लक्षण दिखा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ कैसी है और आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इन चीजों पे भी आपका ट्रीटमेंट का गोल सेट किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट गोल बनाए जाते हैं ओवरऑल पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ से, उसकी प्रेफरेंस से, उनके लक्षणों से और ट्यूमर के टाइप, साइज और नंबर से भी ट्रीटमेंट गोल सेट किए जाते हैं।
अब हम मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि मदद करती हैं कंट्रोल करने में सिम्टम्स को। तो ऐसी मेडिकेशंस जो कंट्रोल करती हैं लक्षण ब्रेन मेटास्टेसिस के और आपको कंफर्टेबल फील देती हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका स्टेरॉइड ड्रग्स। हाई डोज के कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके ब्रेन की जो सूजन है उसको कम करते हैं और साथ में इसके लक्षणों को भी कम करते हैं। तो स्टेरॉइड ड्रग्स जो होते हैं इनमें हम ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए जिनके ब्रेन में चारों तरफ मेटास्टेसिस के कारण सूजन बन गई है उनको हम हाई डोज का कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि सूजन को कम करता है। एंटी सीजर ड्रग्स भी देते हैं। अगर आपको मिर्गी के झटके आते हैं मेटास्टेसिस होने के कारण तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी सीजर ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। अगर सर्जरी ऑप्शन आता है ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस जगह पे आपका ट्यूमर बना है ये पता कर लिया जाए और अगर वो सर्जरी करने लायक है तो उसे तभी सर्जरी की जाती है। जो सर्जन होते हैं वो रिमूव करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतने ही कैंसर सेल उतने ट्यूमर्स को वहां से रिमूव कर देते हैं। थोड़े से पोर्शन को रिमूव करने पर भी ट्यूमर के लक्षण कम हो जाते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाए ऐसी सिचुएशन बने कि उसको अगर आप पूरा रिमूव करेंगे तो दूसरे कंडीशन हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं वो अफेक्ट होंगे। इसी कारण से कभी कभार कुछ पोर्शन ही रिमूव करते हैं ट्यूमर का, बाकी कीमोथेरेपी या रेडियो सर्जरी से उसे रिमूव करते हैं। सर्जरी से जब ब्रेन मेटास्टेसिस को रिमूव किया जाता है तो इसमें कुछ रिस्क भी इंक्लूड होते हैं। तो जब सर्जरी से रिमूव करते हैं मेटास्टेसिस को तो इसमें जो रिस्क रहते हैं वो होते हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाए, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। और जो दूसरे रिस्क होते हैं इसमें क्रिएट वो डिपेंड करते हैं कि किस पार्ट में आपके ब्रेन के किस पार्ट में ट्यूमर बना हुआ है। तो सर्जरी रिमूव करना सर्जरी से ब्रेन मैट्स को रिमूव करना थोड़ा रिस्की होता है। इसमें काफ़ी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं, आपको बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा हैमरेज या ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरे रिस्क भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए सर्जरी के लिए हमेशा अवॉइड किया जाता है। कुछ पोर्शन ही ट्यूमर का रिमूव करते हैं, बाकी वहां पे छोड़ देते हैं।
अब हम बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सरे और प्रोटॉन, जो कि ट्यूमर सेल को मारते हैं। ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें एक या कभी-कभार दोनों तरीके की रेडिएशन थेरेपी की मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी बीम, जैसे कि हमारी एक्सरे रेज होती हैं, प्रोटॉन बीम्स होती हैं, इनका इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स के ट्यूमर को हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहला आता है वूल ब्रेन रेडिएशन, यानी कि हम पूरे ब्रेन पे ही रेडिएशन अप्लाई करते हैं। वूल ब्रेन रेडिएशन जो अप्लाई करते हैं, इसमें रेडिएशन जो होती है पूरे ब्रेन पे होती है। पूरे ब्रेन पे इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे अगर डेवलप हो जाएं, उसके लिए हम वूल ब्रेन रेडिएशन अप्लाई करते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। जो लोग वूल ब्रेन रेडिएशन करवाते हैं, उन्हें कम से कम 10 से 15 ट्रीटमेंट दिए जाते हैं 2 से 3 वीक के अंदर। 10 से 15 सिटिंग होती है रेडिएशन थेरेपी की, जो कि 2 से 3 वीक के अंदर दी जाती हैं, और इसे पूरे ब्रेन पे रेडिएशन अप्लाई की जाती है। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, उनमें थकान, उल्टी, बालों का झड़ना, ये देखा जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में थकान, उल्टी जैसा आना और बालों का झड़ जाना जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। और लॉन्ग टर्म में याददाश्त का कम हो जाना, अवेयरनेस का चले जाना, जजमेंट ना करवाना, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहना, इस तरीके की चीजें लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिलती हैं। और बालों का झड़ना, उल्टी आना, थक जाना, ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं वूल ब्रेन रेडिएशन थेरेपी के। नेक्स्ट इस पे रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में हम बीम रेडिएशन शुरू करवाते हैं, और जिस पॉइंट पे हमें बीम रेडिएशन देना है वहां पे अलग अलग जगह से रेज निकलती हैं और एक साथ उस टारगेट को किल करती हैं। इसके लिए काफी बड़ा डोज लगता है, काफी बड़े लार्जर डोज में हम रेडिएशन देते हैं ट्यूमर सेल्स को खत्म करने के लिए। इस तरीके से देखिए,
हम ये गामा रेज अलग अलग जगह से निकालते हैं और एक पॉइंट पे ही इसका टारगेट रहता है, उस पे ही सारी रेज आके एक साथ मिलती हैं। गामा रेज निकलती हैं, एक टारगेट पॉइंट पे ये मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिसमें हम अलग अलग पॉइंट से बीम्स निकलती हैं और एक टारगेट पे वो, जैसे ब्रेन ट्यूमर के टारगेट पे वो जाती हैं। एक लार्ज डोज इसके लिए लगता है हमारे ट्यूमर सेल्स को खत्म करने के लिए। जो हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होता है, इसमें हम सिंगल एक ट्रीटमेंट लेते हैं और इसमें हम काफी मल्टीपल ट्यूमर को एक ही सेशन में ट्रीट कर सकते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, सर दर्द बने रहना, मिर्गी के झटके आना, चक्कर जैसा बने लेना या कभी कभार वर्टिगो जैसी कंडीशन भी डेवलप होती है। तो इसके लक्षणों में हमें जी मचलाना, सर दर्द बने रहना, मिर्गी के झटके, चक्कर, सिर चकराना, विटाइगो यानी कि सिर घूमने जैसा लगना जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें भी कॉग्निटिव डिक्लाइन होते हैं। जब स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के बाद याददाश्त चले जाना, भूल जाना चीजें, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, अवेयरनेस कम होना, इस तरीके के लक्षण देखने को लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। और शॉर्ट टर्म में उल्टी, चक्कर, डिजीनेस, वर्टिगो, ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये सारी बीमें एक टारगेट पे पॉइंट आउट करती हैं और खत्म करती हैं कैंसर सेल्स को। अब हम बात करेंगे इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, कि जब सर्जरी के बाद, ब्रेन सर्जरी के बाद मसल्स में जो वीकनेस बनी रहती है, फटिगनेस बनी रहती है, कमजोरी चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो इसके लिए हम किस तरीके की फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस इसीलिए क्योंकि पर्सन फुल रेंज का मोशन नहीं कर पाता है, बट उसकी मसल्स में इतनी पावर रहती है कि वो अपना मोशन एक्टिविटी, हाथों का चलाना खुद से कर लेता है। उसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करना रहता है। इसी कारण से हम असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस
देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपर लिम्ब से। अपर लिम्ब में हम क्या क्या एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन के लिए हमें होल्ड करना है हाथ को एल्बो से और रिस्ट की तरफ से। फिर इसके बाद जो अंगूठा होगा वो पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ और गद्दी अंदर की तरफ फेस की होगी। आपको फिर लिफ्ट करना है आर्म को सीधे सामने की तरफ से ऊपर कान तक लेके जाना है। इस तरीके से देखिए, आपको होल्ड करना है एल्बो से और रिस्ट से। आपको सामने की तरफ से हाथ को स्ट्रेट रख के मूव करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है ईयर के पास। ठीक है, जिस रेंज में पेशेंट खुद से कर पा रहा है उतनी रेंज में पेशेंट खुद से लेके आएगा। उसके आगे आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। चूंकि उनके हाथ पैरों में वीकनेस है इसलिए आपको उनसे कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, सपोर्टेड ही एक्सरसाइजेस करवानी है। तो सबसे पहले होल्ड करना है पेशेंट का हाथ एल्बो और रिस्ट से। फिर मूव करवाते हुए स्टार्टिंग पोजीशन से उसको मूव करवाते हुए ऊपर लेके आना है ईयर्स तक। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से रिटर्न पोजीशन में आ जाना है और इसे दोनों हाथों में रिपीट करना है। तो ये आपका अपर लिम्ब का एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में शोल्डर का फ्लेक्शन असिस्टेड। अब आता है शोल्डर का अडक्शन और अबडक्शन। होल्ड करना है आर्म को आउटसाइड से एल्बो और रिस्ट के पास से ही। इसमें भी सेम, जो अंगूठा रहेगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, जो गद्दी होगी वो फॉरवर्ड अंदर की तरफ फेस की होगी। साइड से ही आपको लिफ्ट करना है एल्बो को ऊपर की तरफ लेके जाना है कान के पास तक। ठीक है, सबसे पहले आपको होल्ड करना है आर्म को साइड से एल्बो और रिस्ट की तरफ से, अंगूठा ऊपर की तरफ, गद्दी बाहर की तरफ रहेगी। लिफ्ट करके आर्म को स्ट्रेट करते हुए ऊपर लेके आना है कान तक। ठीक है, फिर इसको आपको रिपीट करना है दूसरे हाथ में भी। तो ये हुआ आपका शोल्डर का अडक्शन अबडक्शन असिस्टेड।
अब आता है शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन असिस्टेड। इसमें आपको होल्ड करना है रिस्ट को, फिर दूसरा हाथ जो रहेगा एल्बो जॉइंट पे रहेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। टर्न करना है पाम को अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ फेस करके रखेगा वो। फिर आपको एल्बो स्ट्रेट करना है और फिर मूव करवाना है आर्म को ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इस पोजीशन पे आपका हाथ रहेगा, रिस्ट से पकड़ना है और रिस्ट से पकड़ना है और एल्बो से पकड़ना है। फिर इसको ऊपर से मूव करवाते हुए साइड बॉडी में ही ओवरहेड मूवमेंट करवाना है, ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपके शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है एल्बो का सुपाइनेशन और प्रोनेशन। एल्बो को हमें बेंड करना है 90 डिग्री के एंगल में। होल्ड करेंगे हम आर्म को एल्बो और रिस्ट के लेवल पे। टर्न करेंगे धीरे धीरे हम आर्म को लोअर लेके आएंगे आर्म को, तब तक जब तक जो गद्दी है वो फेस करने लगे आपके चेहरे की तरफ। फिर इसको टर्न करेंगे लोअर आर्म को तब तक जब तक आपका जो गद्दी है वो आपके फेस से दूर पीछे की तरफ ना देखने लगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ये सुपाइनेशन प्रोनेशन में स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी हमारी, ये स्टार्टिंग पोजीशन ये। हम 90 डिग्री के एंगल में एल्बो को बेंड करेंगे, फिर हम टर्न करवाएंगे इसको ताकि जो गद्दी है वो आपकी तरफ फेस करे। फिर हम इसको टर्न करवाएंगे तो गद्दी जो होगी आपके फेस के अपोजिट फेस कर रही होगी। ठीक है, तो होल्ड करना है आर्म को एल्बो और रिस्ट से। 90 डिग्री में हम एल्बो को मोड़ेंगे, टर्न करेंगे पाम को ताकि गद्दी आपके फेस के साइड फेस करे। फिर टर्न करेंगे गद्दी आपके फेस से दूर जाए। फिर इसे हम रिपीट करेंगे दूसरे हाथ में भी। तो ये हुआ आपके एल्बो का सुपाइनेशन और प्रोनेशन। अब आता है रिस्ट और फिंगर का फ्लेक्शन। तो फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है। बैंड करना है रिस्ट को पीछे की तरफ, इस तरीके से फिंगर स्ट्रेट, रिस्ट को बैंड करना है पीछे की तरफ। फिर फिंगर बैंड, रिस्ट को बैंड करना है आगे की तरफ। ठीक है, तो रिस्ट फिंगर स्ट्रेट, रिस्ट को बैंड किया पीछे की तरफ, रिस्ट और फिंगर का एक्सटेंशन। फिर बैंड किया हमने फिंगर को, रिस्ट किया रिस्ट को आगे की तरफ, फिंगर का फ्लेक्शन। रिपीट करना है इसे दोनों हाथों में। तो ये हुआ रिस्ट और फिंगर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर आता है फिंगर का अडक्शन और अबडक्शन। तो इसके लिए आपको जोरों से एक मुट्ठी बनानी है टाइट। फिर इसके बाद आपको स्ट्रेट करना है सारे फिंगर्स को, स्प्रेड करना है फिंगर्स को, एक दूसरे से अलग अलग करना है। फिर वापस साथ में लाना है, मुट्ठी बनानी है और फिर जोरों से मुट्ठी खोलनी है, सारी फिंगर्स अलग अलग। इस प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है दूसरे हाथ में भी। तो ये हुआ आपके फिंगर का अडक्शन और अबडक्शन।
अब हम लोअर लिम्ब की असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे हिप नी फ्लेक्शन। हिप नी फ्लेक्शन के लिए क्रेडल करना है, पकड़ना है लेग को। एक हाथ जो रहेगा नी के नीचे रहेगा, दूसरा हाथ जो रहेगा हील को पकड़े रहेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। लिफ्ट करेंगे हम नी को, बेंड करेंगे और लेकर जाएंगे चेस्ट की तरफ। नी कैप जो होगा ऊपर की तरफ दीवार की तरफ फेस करके रखा होगा। ये जो हमारे घुटने के ऊपर नी कैप है, इसे हम नी कैप कहते हैं, ये ऊपर फेस करा होगा दीवार की तरफ। ठीक है, हम बेंड करेंगे नी। एक हाथ हम बेंड नी के नीचे प्लेस करेंगे, दूसरा हाथ हम हील पे रखेंगे। हील को पकड़ेगा वो, उसको स्टेबलाइज करेगा। लिफ्ट करेंगे नी को, बेंड करके लेके आएंगे चेस्ट तक। नी कैप उस टाइम पे पॉइंट करेगा ऊपर दीवार की तरफ। हमें इसको करते वक्त हिप का ट्विस्ट होगा जो, उसको रोकना है। हिप का ट्विस्ट अलाउ नहीं करना है इस मूवमेंट में। फुट को हम एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, जिस लाइन में हिप है उसी लाइन में उसका फुट भी होगा। स्विंग नहीं करना चाहिए फुट को अंदर और बाहर की तरफ। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लेग को उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएंगे और फिर हम इसे दूसरे लेग में भी रिपीट करेंगे। तो ये हुआ आपके लोअर लिम्ब का हिप नी फ्लेक्शन। फिर आता है हमारा हिप रोटेशन। हिप रोटेशन के लिए हम सपोर्ट करेंगे लेग को। इसमें नी के नीचे और हील के नीचे हम सपोर्ट करेंगे। बेंड करेंगे नी को हाफ वे में, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम हिप और नी का। इसके बाद पुश करेंगे हम फुट को खुद से दूर और खुद की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम बेंड करेंगे। फिर फुट को हम पहले इस डायरेक्शन में खुद से दूर लेके जाएंगे, अंदर की तरफ टर्न करेंगे, फिर हम बाहर की तरफ लेके आएंगे, खुद की तरफ टर्न करेंगे। तो ये हुआ आपके हिप का रोटेशन। अब है हिप का अबडक्शन। पकड़ेंगे हम पैर को, एक हाथ प्लेस करेंगे नी के नीचे, दूसरा हम हील के पास हम उसको पकड़ेंगे ताकि हम स्टेबलाइज कर सके हील को और हिप जॉइंट को। नी स्ट्रेट रहेगा। फिर धीरे धीरे हम मूव करेंगे लेग को, बाहर की तरफ लाएंगे, बेड की सरफेस से बाहर की तरफ, खुद की तरफ लाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री में हम उस एंगल को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद फिर से लेग को वापस उसी पोजीशन में लाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपके हिप का अबडक्शन। फिर है एंकल का रोटेशन। नी स्ट्रेट रहेगा, एक हाथ हम होल्ड करवाएंगे एंकल पे, दूसरा हाथ हम फुट पे रखेंगे। फिर टर्न करेंगे फुट को अंदर और बाहर की तरफ, एंकल रोटेशन करवाएंगे। नी स्ट्रेट, एक हाथ हमने पकड़ा,
एंकल पे रखा, ठीक है। दूसरा हाथ हमने फुट पे रखा, फिर हमने फुट को टर्न किया अंदर की तरफ, और फिर इसके बाद हमने उसको टर्न किया बाहर की तरफ। तो ये हमारा हुआ एंकल का रोटेशन। फिर आता है टो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हम एक हाथ से हैंड को स्टेबलाइज करेंगे फुट से और टोस से, फिर हम टोस को अंदर की तरफ लेके आएंगे और फिर टोस को हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। टोस यानी हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं उनको हम फ्लेक्शन करवाएंगे और एक्सटेंशन करवाएंगे, ठीक है। एक हाथ हमारा स्टेबलाइज करेगा फुट से, दूसरा टोस से, तो हम टोस का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करवाएंगे। फिर आता है नेक का रोटेशन। टर्न करना है हेड को स्लोली स्लोली, ठीक है, लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड। लेफ्ट शोल्डर जब हम टर्न करेंगे तब वो लेफ्ट कंधे के ऊपर आएगा। राइट शोल्डर जब हम मूव करेंगे तो जब ठुड्डी होगी हमारी वो राइट शोल्डर के ऊपर आएगी। तो जब हम लेफ्ट शोल्डर की तरफ टर्न करेंगे हेड को, तो शोल्डर के पास हमारा ठुड्डी होना चाहिए और यही सेम चीज राइट शोल्डर में होगी। तो इस तरीके से हम हमारे नेक का रोटेशन करेंगे। फिर आता है नेक का साइड फ्लेक्शन। इसमें हम हेड को टिल्ट करेंगे स्लोली स्लोली। जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड टिल्ट करना है शोल्डर को, तो हम लेफ्ट टिल्टिंग करेंगे और लेफ्ट साइड का ईयर लेफ्ट साइड के शोल्डर को टच करेगा। फिर सेम राइट साइड का हम करेंगे तो राइट साइड का शोल्डर राइट साइड के ईयर को टच करेगा। दोनों तरफ के शोल्डर जो होंगे उस साइड के ईयर को टच करेंगे। तो ये हमारा साइड नेक फ्लेक्शन या नेक टिल्टिंग या हेड टिल्टिंग मूवमेंट होगा। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट की मसल फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है ताकि कमजोरी के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन जाए पेशेंट्स में। इस कारण से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करवाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आएगा हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसके लिए पर्सन जो रहेगा सुपाइन पोजीशन में रहेगा, उसका हम लेग जो रहेगा एक लेग उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, वहीं दूसरा लेग जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, वो नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ एक लेग जिसका हमें स्ट्रेचिंग करना है, वन बाय वन स्ट्रेचिंग करते हैं। तो एक साइड का लेग हम उठाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको फ्लेक्शन करवा के ओवर स्ट्रेच देंगे अगर वो कंफर्टेबल है तो। अगर अनकंफर्टेबल है तो हम स्ट्रेट लेग को हल्का सा बेंड कर देंगे नी से, और फुट जो रहेगा वो फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत लाइट स्ट्रेच आता है हैमस्ट्रिंग मसल पे। इस तरफ इस तरीके से हम देखिए पैर उठाएंगे
दूसरे पैर को सपोर्ट करके बेंड करने की कोशिश करेंगे कि वो ना उठे। तो इस जगह पे बहुत लाइट स्ट्रेच आएगा। उस लाइट स्ट्रेच को 30 से 40 सेकेंड तक होल्ड करना है। फिर इसे रिपीट करना है 2 से 3 टाइम दोनों लेग्स में। तो ये हमारा हुआ हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। फिर आता है लो ट्रंक रोटेशन। इसमें पर्सन उसकी बैक में सुपाइन पोजीशन में लेटा रहेगा। आर्म जो होंगे वो जैसे पिक्चर में दिख रहे इस तरीके से आप रख लें। नीस जो रहेंगे वो हल्के से बेंड रहेंगे और फीट जो रहेंगे वो बेड पे रहेंगे। फिर धीरे धीरे हमें रोल करना है नी को एक तरफ, इस तरफ देखिए, इस तरफ। ये देखिए ऐसे बेंड रहेंगे, पंजे जमीन पे रहेंगे। रोल करना है हमें नीज को, ठीक है। फिर यहाँ पे रोल करेंगे तो बैक पे स्ट्रेच आएगा। फिर वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और दूसरे साइड करना है। मेन गोल जो होता है इस स्ट्रेचिंग का वो ट्रंक हिप की स्ट्रेचिंग है। नीज पे ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है हमें, नहीं तो इंजर्ड हो सकता है। उस स्ट्रेच को जो हिप पे और ट्रंक पे आएगा उसे 30 से 40 सेकेंड तक रोक के रखना है। फिर इसे 2 से 3 बार रिपीट करना है दोनों लेग्स में। तो ये हुआ आपका लो ट्रंक रोटेशन। फिर आता है आपका हिप अडक्टर स्ट्रेच। इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे रहेगा, नी बेंड रहेंगे, फीट फ्लैट रहेंगे। फिर जो थेरेपिस्ट होगा उसे स्प्रेड करना है नी को एक दूसरे से, ग्रेविटी को काम करने देना है कि वो खुद की तरफ उसको नीचे की तरफ लेके आए। फिर आपको घुटने के ऊपर से इस जगह से जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है अंदर की तरफ से घुटनों में, ताकि एक दूसरे से घुटने दूर जाए और नीचे की तरफ जाए। तो थाइस में अंदर की तरफ स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को होल्ड करना है 30 से 40 सेकेंड। फिर इसे रिपीट करना है। अब आता है काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच के लिए पर्सन जो रहेगा उसके सुपाइन पोजीशन में रहेगा। होल्ड करना है हमें हील को कप जैसा स्ट्रक्चर बना के। फॉरआर्म जो रहेंगे वो रेस्ट करेंगे, फॉरआर्म के ऊपर रेस्ट करेगा हमारे फुट के जो बॉल्स होते हैं वो। दूसरा हाथ जस्ट हम एंकल के ऊपर लगाएंगे। फिर हम फॉरआर्म से प्रेस करेंगे बॉल्स को नी की तरफ। तो काफ मसल्स में जेंटल स्ट्रेच फील होगा। उसी समय पे हमें पुल भी करना है हील में, तो फुट को फॉरवर्ड लेके भी आएंगे, यानी कि हम प्रेशर लगाएंगे अंदर की तरफ तो हमें पुल भी करना है बाहर की तरफ। तो आगे और पीछे दोनों तरफ स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। फिर रिलैक्स करना है और फिर रिपीट करना है। अब आता है चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो कि पर्सन जो ब्रेन मेटास्टेस के पर्सन होते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, तो वो मूव नहीं करते हैं, ज्यादा थके हुए रहते हैं। तो इस कारण से चेस्ट
फिजियोथेरेपी अगर उनमें कफ डिपॉजिट होने लगा है या लंग में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में चेस्ट फिजियोथेरेपी ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए। इसमें हम इंस्पायरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज देंगे लंग कॉम्प्लिकेशन को मेंटेन करने के लिए और सिक्रीशन को कम करने के लिए। नेबुलाइजेशन और पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशन भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्टल ड्रेनेज की कुछ पोजीशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। परकशन यानी कि क्लैपिंग करके हम सिक्रीशन को भी मूव कर सकते हैं। अगर अपर साइड के लोब्स में, ऊपर की तरफ की लोब्स में हमारे जो लंग्स है उसमें ऊपर वाले हिस्से में अगर कफ डिपॉजिट है तो हम इस तरीके की पोजीशन दे सकते हैं। पेशेंट बेड पे हाफ लाइंग पोजीशन में रहेगा, पीछे 2 पिलो लगे रहेंगे। इस तरीके की पोजीशन से हम पोस्टल ड्रेनेज कर सकते हैं। अपाइकल सेगमेंट में है तो ऐसे पोजीशन में बिठाना है पेशेंट को और आगे दोनों 3 तकिए रख देंगे हम हाई सिटिंग में। राइट मिडिल लोब में अगर ड्रेनेज करना है तो हम फुट की तरफ से 30 डिग्री ऊपर की तरफ उठा देंगे। इंफीरियर सेगमेंट से अगर रिमूव करना है तो फुट की तरफ से ही हम 30 डिग्री ऊपर की तरफ उठा देंगे। ठीक है, अगर राइट के लोअर लोब में हमें सिक्रेशन क्लियर करना है तो 50 सेंटीमीटर हम फुट की तरफ से ऊपर उठा देंगे और एक सुपाइन पोजीशन में, हाफ सुपाइन पोजीशन में इस तरीके से पैर बैंड करके पिलो सपोर्ट से हम उसको लेटा देंगे और सेम हम ये लेफ्ट लोअर लोब के लिए भी करेंगे। फीट की तरफ से, फुट की तरफ से 50 सेंटीमीटर हम ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो इस तरीके से पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशन, परकशन, इन सब से हम कफ सिक्रीशन निकाल सकते हैं। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा होता है स्पायरोमीटर। हम स्पायरोमीटर भी करवा सकते हैं पेशेंट को। इसमें पेशेंट कंफर्टेबली चेयर पे बैठा रहेगा, फिर हम या बेड के एज पे हम उसको स्पायरोमीटर पकड़ा देंगे। उसे स्पायरोमीटर को आंख के लेवल पे पकड़ना है। माउथ पीस जो रहेगा उसका, उसको मुंह के अंदर डालना है, क्लोजली उसको टाइटली बंद करना है ताकि एयर लीक ना हो। फिर धीरे धीरे उसे मूव करना है, उसमें पहले हवा ब्लो करना है। तो जो ये पिस्टन है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का है ये पिस्टन है। जब इसमें हवा ब्लो करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा और फिर जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें स्पायरोमीटर में पिस्टन मूव होगा जिसमें हमारा लंग्स की काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है, लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और सिक्रीशन भी इसमें वाइब्रेट होता है और बाहर की तरफ आता है। तो ये हुआ हमारा स्पायरोमीटर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ब्रेन मेटास्टेसिस, जिसमें हमने आज इसके रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में आज हमने जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।